आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो एडवांस अकाउंट के अंदर जो इनकम टैक्स है वो रहेगा। तो टॉपिक का नाम है आपका इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स के अंदर एडवांस टैक्स के अंदर इनकम टैक्स है ये, मतलब जो आपका एडवांस अकाउंट है मॉड्यूल, उसके अंदर इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स एक्चुअली नहीं पढ़ रहे, इनकम टैक्स के अंदर एक एडवांस टैक्स होता है जो इनकम टैक्स का पार्ट होता है, उसको पढ़ रहे हैं। तो समझना ये है कि जब आप कोई बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का आप बिज़नेस करते हैं, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम को अर्न करते हैं, अर्न मतलब कमाते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे कमाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ना पे करके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे किया जाता है। ये इनकम टैक्स का रूल है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम होगी उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ना पे करके नेक्स्ट। इसका मतलब अगर 2023 और 24 में, ये करंट फाइनेंशियल ईयर है, अगर 23-24 में मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो 23-24 का कर रहा हूँ या 22-23 का। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम टैक्स के अंदर हमेशा प्रीवियस ईयर की इनकम पर करंट ईयर में टैक्स पे किया जाता है। आप समझ पाए? इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से हमेशा पिछले वर्ष की आय पर अगले साल टैक्स, मतलब अगर आप 2022-23 में टैक्स पे कर रहे हैं तो वो 22-23 का नहीं है, 21-22 का है। और 22-23 में जो इनकम हो रही है उस पर 22-23 में नहीं देना बल्कि 23-24 में देना है। तो जिस ईयर की इनकम पे आप टैक्स पे कर रहे हैं उसका नाम हो गया प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आप टैक्स पे कर रहे हैं उसका नाम हो गया करंट ईयर। इसी का एक दूसरा नाम है असेसमेंट ईयर। यानी असेसमेंट ईयर उस करंट फाइनेंशियल ईयर को कहा जाता है जिस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स पे करते हैं। तो असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर हुआ? करंट हुआ। और पिछले साल की इनकम पे जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो इनकम टैक्स लग किस पे रहा है? प्रीवियस ईयर की इनकम पे। तो पिछले साल की इनकम पर इस साल अगर टैक्स पे करेंगे तो वो एडवांस नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। लेकिन 2023 और 24 करंट ईयर है और 2023-24 में ही अगर टैक्स पे करना पड़े तो फिर ये टैक्स क्या कहलाएगा? एडवांस टैक्स। अब आप समझ गए होंगे एडवांस टैक्स का क्या मतलब है, कि ये टैक्स इस साल नहीं देना है, नेक्स्ट ईयर देना है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रूल है जो कहता है कि आपको करंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर करंट फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा? और वो नियम ये है कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या मोर
उससे ज़्यादा हो, अगर आपकी इनकम नहीं, टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा हो, तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वेट मत करिए, उसी फाइनेंशियल ईयर में क्या करिए, तो फिर एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। कैसे पता चलेगा कि आपका टैक्स 10,000 है भी या, इसके लिए आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, अप्रैल। तो अप्रैल, मई और जून कितने महीने हुए, और 3 महीने को क्वार्टर कहा जाता है। तो हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने की इनकम पे टैक्स खुद से निकाल के देखिए, और अगर वो टैक्स 10 या उसके ऊपर आ रहा है तो बिना किसी से पूछे हुए गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स दे दीजिए। तो ऐसा वही लोग करते हैं बिजनेस के केस में। जिनका बड़ा बिजनेस होता है वो लास्ट में नहीं पे करते, बल्कि जैसे जैसे इनकम होती जाती है वैसे वैसे वो टैक्स, वजह यह है कि उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से बहुत ज़्यादा होती। 10-10 हज़ार मतलब करोड़ या 1,000 करोड़, ऐसे तो वो क्या करते हैं गवर्नमेंट को, तो 10,000 है ही क्या। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बना दिया कि जहाँ से मेन टैक्स आना है वो उसी साल में टैक्स पे कर देंगे जिस ईयर में वो इनकम, लेकिन वो छोटे लोग जिनकी इनकम कम है वो कह सकते हैं कि उनको उस साल देना नहीं पड़ेगा, वो अगले साल। तो सरकार ने नियम तो बना दिया है कि आपको करेंट ईयर की इनकम पे टैक्स नहीं देना, बल्कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर अगले साल टैक्स देना, नियम बना दिया। लेकिन एक प्रावधान भी कर दिया छोटा सा, उसमें लगा दिया लेकिन। और वो लेकिन क्या है कि जैसे ही टैक्स लायबिलिटी 10 से ऊपर हुई तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर नहीं, जिस फाइनेंशियल ईयर में इनकम होती है उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फिर उस टैक्स को क्या बोलेंगे, और एडवांस टैक्स किसके अंदर आता है। तो समझ में आया कि एडवांस टैक्स है क्या, इनकम टैक्स का पार्ट है। तो किसी भी बिजनेसमैन की टैक्स लायबिलिटी अगर क्वार्टरली 10,000 या उससे ऊपर आता है तो उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स, और मान लीजिए 9,000 आता है तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 से ऊपर है तो बाध्य है, अगर नहीं करेंगे तो 1% ब्याज लगेगा। वही क्वार्टरली बताया था कि ईमानदारी से खुद सेल्फ असेसमेंट करिए। और 10 नहीं, उसका परसेंटेज डिफाइन है, वो परसेंटेज बता देंगे हम, पूरा नहीं पे करना पड़ता, लेकिन ये डिफाइन है। 15% है फर्स्ट क्वार्टर का, तो जितना भी टैक्स आएगा उसका कितना परसेंट देना है, 15%, पूरा नहीं देना है। और कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताया कि अप्रैल मई जून की इनकम देख लीजिए और एक्सपेंस देख लीजिए, घटा के देखिए कितना प्रॉफिट, और फिर उस प्रॉफिट पे टैक्स निकाल लीजिए और देखिए कि वो टैक्स 10,000 से ऊपर अगर जाएगा तब 15% देना है, नहीं तो नहीं देना है। मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर में नहीं हुआ, सेकंड क्वार्टर में हो सकता है, तो आप सेकंड क्वार्टर से एडवांस टैक्स पे करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं हुआ फर्स्ट क्वार्टर में तो पूरा माफ़। जिस क्वार्टर में वो 10,000 या उससे ऊपर हो जाएगा आपको टैक्स पे करना होगा। और हर क्वार्टर का रेट क्या है, अलग अलग डिफाइन है। तो जो क्वार्टर का जो रेट रहेगा उसी हिसाब से टैक्स पे करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वार्टर है 15 जून 15%, दूसरा है 15 सितंबर 45%, तीसरा है 15 दिसंबर
75% और लास्ट है 15 मार्च, और वो कितना है 100%। तो आपने क्या किया कि अपना एडवांस टैक्स क्वार्टरली पे कर दिया। अब इसे रफ कर देते हैं। नहीं, क्लिक कर लिया। तो सपोज आपकी कंपनी का नाम है रिलायंस लिमिटेड, ये आपकी कंपनी है, और आपको पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से पता चला कि आपकी कंपनी को क्या देना पड़ता है, एडवांस टैक्स। तो बिना कैलकुलेशन के भी आप एडवांस टैक्स दे सकते हैं, जब पता ही है कि देना है। तो आपने पहला एंट्री करेंगे एडवांस टैक्स ₹50,000 पेड। क्या एंट्री होगी, लिखेंगे एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एडवांस टैक्स पेड। ₹50,000। दूसरा, प्रोविज़न क्रिएटेड ऑफ ₹80,000। अब देखिए, जब आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये पता है कि आपको टैक्स देना पड़ता है, और पहले भी देते रहे हैं, आगे भी देना है। तो प्रोविज़न का तो मतलब होता है प्रावधान करना, व्यवस्था करना। जब आपको पहले ही से पता है कि एडवांस टैक्स तो जाता ही है, इस बार भी जाएगा, तो क्यों ना उतने पैसे का, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक अंदाज से कुछ पहले से ही कुछ पैसे का क्या कर ले, अरेंजमेंट कर ले। जैसे आपको पता है कि असेट्स है तो डिप्रिसिएशन लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन। जैसे आपको पता है कि इतने सारे कस्टमर हैं, कुछ न कुछ ऐसे होंगे जो बैड डेप्ट हो जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, तो आप क्या बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं, हर साल टैक्स दे रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा है कि इस बार भी टैक्स, तो फिर उसका आपको क्या करना चाहिए, प्रोविज़न की। तो प्रोविज़न की एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रोविज़न क्रिएटेड। $80,000। अब आप हमें बताइए एडवांस टैक्स कितना पे किया है, 50,000। प्रोविज़न कितना किया है, क्या आपको अभी ये पता है कि इस साल का कितना टैक्स वास्तव में देना है, नहीं, लेकिन फिर भी आपने अंदाज से टैक्स भी पे कर दिया है और प्रोविज़न भी। तो आपने मार्च में खुद से टैक्स का सेल्फ असेसमेंट किया, कर का निर्धारण किया, कब से कब तक का, 1 अप्रैल से
31 मार्च का आपने असेसमेंट किया, कर का निर्धारण किया कि एक्चुअल में कितनी टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए, तो वो निकल के आया कि 1,00,000 रुपये टैक्स लायबिलिटी होगी। अब आप बताइए, आपको पता चल गया कि आपके बिजनेस की लायबिलिटी कितनी है? 1,00,000। टैक्स कितना दिया है? 50,000। प्रोविज़न कितना किया है? तो अब यहाँ समझ लीजिए, जितनी टैक्स लायबिलिटी होगी उतना ही प्रोविज़न होना चाहिए, ये नियम है, नहीं तो एडजस्टमेंट होगा नहीं। कितना प्रोविज़न है और टैक्स लायबिलिटी कितना कम है, तो फिर आपको एक प्रोविज़न फिर क्रिएट करना पड़ेगा। उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। टू प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रोविज़न क्रिएटेड कितने से? 20,000। हमने पीएल ना लिख के पीएल एप्रोप्रिएशन लिख दिया है, जबकि पहले वाले में पीएल लिखा था। अब आप समझिए, जब हमने 80,000 का प्रोविज़न किया था तो पीएल बना नहीं था, हमने अंदाज से प्रोविज़न कर दिया था, साल चल रहा था अभी क्लोज, लेकिन जब साल का एंड हो गया 31 मार्च, तो फिर पीएल भी बन गया, प्रॉफिट भी पता चल गई और टैक्स लायबिलिटी भी पता चल गई। तो पीएल बनने के बाद फिर एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, यानी उसके बराबर करना पड़ेगा। तो हुआ कितना था? 80, तो 20 और कर देंगे तो एप्रोप्रिएट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पीएल के बनने के बाद या टैक्स लायबिलिटी पता चलने के बाद अगर कम होता है, ज़्यादा होता है, तो पीएल ना लिख के साथ में एक शब्द जोड़ देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद चौथी एंट्री, हाँ ये वही अकाउंट है, ये पीएल के बाद बनता है। यही कि अपने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा रिजर्व में जाएगा, कितना जो है डिविडेंड दिया जाएगा, कितना जो है प्रोविज़न में जाएगा। तो जो चीज़ें बाद में इंटरनली की जाती हैं उसका इनकम टैक्स से या किसी स्टेक होल्डर से कोई मतलब, वो इंटरनल मैटर रहता है, तो उसके लिए एक अलग से लेजर बनाया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। जहाँ तक सवाल लोगों को देने और गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करने का है वो बस यहीं तक है, और बैलेंस शीट। बट ये बाद का काम है जो हम खुद से एडजस्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट में से 40% डिविडेंड देना है, 60% रखना है, 10% रिजर्व में डालना है। तो ये पीएल बनने के ये पहले कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि प्रॉफिट पता होने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना हिस्सा कहाँ पे देना है जाएगा, तो उसके लिए एक लेजर बनाना पड़ेगा। अब हमारा प्रोविज़न ठीक उतना हो गया जितना हमारी लग, इसलिए अब एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे, और जो डेबिट था, तो प्रोविज़न क्या था? प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स क्रेडिट था, तो उसे डेबिट कर दीजिए। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कितने से? भाई 80,000 पहले से था, 20,000 और हुआ, दोनों ऐड हो गया, 1,00,000 रुपये से। एडवांस टैक्स कितने से डेबिट था?
तो उतने से क्रेडिट हो जाएगा टू एडवांस टैक्स। और कितना रह गया? वो 50,000 देना है कि दे चुके हैं? तो लिखेंगे टू इनकम टैक्स पेबल, देना है कितना? एडजस्टमेंट मेड। अब पांचवी एंट्री और आखिरी एंट्री करेंगे, किसका? टैक्स पेमेंट करने का। तो लायबिलिटी का क्या नाम है? इनकम टैक्स। तो आप यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स पेड। ये हो गया आपका एडवांस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का टॉपिक क्लियर हुआ। अब एडवांस इनकम टैक्स के बाद एक टॉपिक और है, क्या है उसका नाम? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, it is created from out of profit। जनरल रिजर्व को किससे क्रिएट किया जाता है? तो मान लीजिए आपकी कंपनी का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि इस साल हम जनरल रिजर्व में 20% ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्रिएटेड 2 लाख का 20% 40,000। जी, ताकि हम लोग अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, यानी जो हमारा प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जा रहा है पूरा पूरा, या कैपिटल में कुछ जा रहा है, कुछ डिविडेंड में जा रहा है, कुछ रिज़र्व में जा रहा है। तो अपने से तो कोई पैसा नहीं जाता, जब हम एंट्री करते हैं तब उसका कुछ हिस्सा निकल के, जैसे अब प्रॉफिट में से कितना निकल गया, तो 1,60,000 जाके कैपिटल में ऐड होगा। जनरल रिजर्व भी कैपिटल का पार्ट है, परिवार का सदस्य है, लेकिन वो अलग नाम से है। गया दोनों एक ही परिवार में है, लेकिन एक जगह गया है 40,000 और मेन जो है कैपिटल जिसका ये हिस्सा है वहाँ गया है, तो बिना एंट्री के कैसे जाएगा? इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। कौन? सिक्ट कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व,
देखिए, सीक्रेट रिजर्व का मतलब ये है कि दो तरह के रिजर्व होते हैं, उसका नाम सीक्रेट दे दिया गया है। जनरल रिजर्व का मतलब ये हुआ कि उसका इस्तेमाल जनरल पर्पस से कहीं भी कर सकते हैं, और सीक्रेट रिजर्व का मतलब ये हुआ कि किसी आपात स्थिति में या किसी ऐसी स्थिति में ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करें, तो उसको कैपिटल रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व के नाम से रखा जाता है। सीक्रेट नहीं, वो नहीं होता। हम जो चीज़ दिखाएंगे वही तो रिकॉर्ड कर पाएंगे, और कोई भी ऐसी एंट्री आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि ना दिखाएं। अगर सीक्रेट रिजर्व में कोई पैसा जाएगा तो उतना कैश भी कम हो जाएगा, प्रॉफिट तो जाएगा, तो जाएगा कहाँ? हाँ, तो वो कम होगा तो कोई बढ़ेगा ना। जब कोई चीज़ घटेगी तो दूसरे चीज़, तो उसे आप दिखा नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता, दिखाया जाता है। लेकिन उसका मकसद ये है कि इसका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब कंपनी बंद हो जाए, कोई अनयूजुअल कंडीशन आ जाए, कोई स्टेक होल्डर का लायबिलिटी ऐसा है जो पेड नहीं हो रहा है, तो बहुत ही अलग सिचुएशन में उस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसको सीक्रेट भी कह दिया जाता है। खैर, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रॉफिट के एक हिस्से को ट्रांसफ़र कर दिया। मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए का, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, जो कंपनी में डिसीज़न लेते हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 30% डिविडेंड देंगे, यानी प्रॉफिट का 30% शेयर होल्डर में डिवाइड कर देंगे। तो 5 लाख रुपए का 30% निकालेंगे, 1.5 लाख रुपए। तो अब इसे अलग करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिविडेंड पेबल। दिया तो नहीं गया है अभी, तो लिखेंगे डिविडेंड डिक्लेयर या अनाउंस। कितना डिक्लेयर हुआ है? अब सेकेंड एंट्री डिविडेंड पे, तो एंट्री हम लोग करेंगे डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम वैल्यू रहेगी। यहाँ पे भी पीएल एप्रोप्रिएशन हुआ, क्योंकि प्रॉफिट में से ही क्या दिया गया है? डिविडेंड दिया है। एक और चीज़ होती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में DDT। ये 16.7 कितना 17.65% होता है। किसका? डिविडेंड का। ये एक लॉ है कि अगर आपका डिविडेंड 10 लाख से ज़्यादा हो, कितना हो? यहाँ तो 1.5 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा हो तो उस डिविडेंड पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो जैसे 2 लाख ही मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो 2 लाख का 17.65% निकालेंगे। तीन लाख शायद 35,000 होगा ना, 35,300।
अब 35,300 का टैक्स देना है तो क्या एंट्री करेंगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल। कितने से? 35,000 जी, एज्यूम किया ना 2 लाख है तो अब फिर आप क्या करेंगे? आप पे करेंगे तो क्या लिखेंगे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? 35,300 से। क्लियर है? तो प्रॉफिट के बाद रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, डिविडेंड क्रिएट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और अगर आपका डिविडेंड ज़्यादा है 10 लाख से तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी क्रिएट करना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा। ठीक है।